नमो नमः। आज हम बादल को घिरते देखा है इस कविता का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। कल इस कविता के सप्रसंग व्याख्या के संदर्भ में पढ़ाए थे। आज इस कविता के प्रश्नोत्तर पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि नागार्जुन ने इस कविता में बढ़िया ही जो पढ़े थे प्रकृति का मनोहारी व सजीव चित्रण किए हैं। प्रकृति का चित्रण सुंदर ढंग से किए हैं। इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? एक बार प्रश्न और सुन लीजिए। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा और सूर्य की सुनहरी किरणें कमल के फूलों पर पड़ती है, जिसके कारण कमल का पुष्प सुनहरी आभा से युक्त दिखाई देता है। इसलिए मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहा गया है। दूसरा प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। उसका उत्तर इस प्रकार से है, क्योंकि इस कविता में बसंत ऋतु का समय था। मंद मंथर गति से वायु प्रवाहित होती है और कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य की अरुणाभ लालिमा से सारा आकाश आच्छादित है। पर्वतों की चोटियों पर इन किरणों के पड़ने से चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी हुई दिखाई देती है। प्रातःकाल सूर्योदय के आगमन से अभिशप्त चकवा व चकवी अपना क्रंदन बंद करते हैं। सरोवर के पास में प्रणय क्रीड़ा में रत देखा जा सकता है। चकवा और चकवी जब चूँकि रात्रि के समय अलग हो जाते हैं, जब सुबह होता है तो उनका जो क्रंदन है, उनका जो आवाज़ करना बंद हो जाता है और सरोवर के किनारे उन्हें प्रणय क्रीड़ा में रत देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि चकवा चकवी द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? प्रश्न है, कवि चकवा चकवी द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि ने चकवा चकवी के प्रेम को अभिव्यक्त किया है। चकवा तथा चकवी रात्रि में अलग अलग रहते हैं, अर्थात उनका वियोग हो जाता है। पर जैसे ही सूर्य की बाल अरुण किरणें धरती पर विकीर्ण होती है, अर्थात धरती पर सूर्योदय की जो पहली किरण पड़ती है वे पुनः मिल जाते हैं। यही भाव प्रणय काल के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। संत कबीर ने भी यही भाव अपने दोहों में व्यक्त किया है। चकवी बिछड़ी रैन की आन मिली प्रभाती, जे न बिछुड़े राम से ते दिन मिले न राती। कबीरदास ने भी इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? इसका उत्तर है, कस्तूरी मृग की नाभि से जो उन्मादी सुगंध निश्रित होती है, अर्थात निकलती है, जो कस्तूरी मृग की नाभि से जो उन्मादी सुगंध निकलती है और उसे प्राप्त करने में इधर उधर दौड़ते हैं, उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी की सुगंध उनसे ही आ रही है, इसलिए कवि ने उनका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार से है, बसंत ऋतु के आगमन से वातावरण मनोरम हो उठा है।
सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पर्वत शिखरों पर अपने सुनहरी आभा बिखेर रही है। वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही है। सरोवर के किनारे हरी घास देख ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी दरी बिछा रखी है। एक दूसरे वियोग में विकल चकवा व चकवी सूर्योदय होते ही अपनी व्याकुलता को भूल प्रेम किरण में रत हैं। बसंत का जो सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। यहाँ पर प्रश्न 6वां है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहले आपको जो सब प्रसंग व्याख्या के समय बता दिया गया था, फिर भी और एक बार बता रहे हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। इसका भाव, इसका व्याख्या इस प्रकार से है, उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वतों की चोटियों पर अपने स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। अगला है ख, भाव स्पष्ट कीजिए। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाद से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल अर्थात जो सुगंध है, जो कस्तूरी मृग होता है, इसका भाव इस प्रकार से है कि सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फ की घाटियों में कस्तूरी मृग की नाभि से जो निकलने वाली सुगंध से बेचैन होकर वे उसे खोजते फिर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शैवालों को हरी दरी क्यों कहा गया है? शैवालों को हरी दरी क्यों कहा गया है? शैवाल जो पानी में जो शैवाल, जलकुंभी आदि जो रहते हैं, तो यह पानी के किनारे, नदी के किनारे जो शैवाल हरे घास के रूप में जो दिखाई देता है, उन्हें शैवालों को हरी दरी क्यों कहा गया है? इसको उत्तर इस प्रकार से है, सरोवर के किनारे शैवाल बिछे हुए हैं, उन्हें देखकर कवि कल्पना करते हैं, प्रकृति चित्रण के माध्यम से बता रहे हैं कि उन्हें देखकर कवि कल्पना करते हैं कि शैवाल मानो हरी दरी बिछी हुई सी प्रतीत हो रही है। यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, बादल को गिरते देखा है कविता में उगते हुए सूर्य और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण हुआ है। इस कविता में उगते हुए सूर्य और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण हुआ है। उसी प्रकार अस्त होते हुए सूर्य के संध्याकालीन दृश्य पर समूह में बैठकर 4 पंक्तियों की कविता रचना कीजिए। अथवा और है इसमें, इसको क्योंकि आपको स्वयं करना है, प्रश्न है, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सखी बसंत आया का कुछ अंश दिया जा रहा है। बसंत ऋतु में प्रकृति किस प्रकार का रूप धारण करती है? पंक्तियों के आधार पर उसके सौंदर्य का वर्णन कीजिए। पंक्तियां हैं, सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नव उत्कर्ष छाया, किसलय वसना नवलय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधु वृंद बंदी पीक स्वर नभ सरसाया, लता मुकुल हार गंध भार भर, वही पवन बंद मंद मंदतर, जागी नयनों में वन यौवन की माया। इसका भाव इस प्रकार से है कि कवि बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सखी, बसंत के आगमन से वन का मन हर्षोल्लास से भर उठा है। बसंत के आगमन से वन का मन हर्षोल्लास से भर उठा है। चारों ओर नया उत्कर्ष छाया हुआ है। पर्णहीन वृक्ष नई कोपल से युक्त हो उठे हैं, अर्थात नए नए पत्ते निकल रहे हैं। पर्णहीन जो वृक्ष थे उसमें से वातावरण में कोमल पत्तों और कोयल की मधुर आवाज गूंज उठती है। भावरे का गुंजन वातावरण को आनंदित कर रहा है। पवन मन मंथर गति से प्रवाहित हो रही है। फूलों की खुशबू से आच्छादित लताएं व क्यारियां देख ऐसा लगता है मानो वन की आंखों में यौवन अंगड़ाई ले रहा हो। अगला प्रश्न है,
कविता में प्रवासी पक्षियों का उल्लेख किया गया है। इस कविता में प्रवासी पक्षियों का उल्लेख किया गया है। पता कीजिए कि मौसम के किस बदलाव के कारण प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी अनुकूल जलवायु के लिए दूसरे देश से आते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात कीजिए कि भारत में प्रवासी पक्षी कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने समय तक ठहरते हैं और कब तक लौटते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से सुन लीजिए। साइबेरिया के सारस पक्षी हिमालय की तलहटी व झीलों में आते हैं, जो बसंत ऋतु के बाद पुनः स्वदेश लौट जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत की अधिकता के कारण ये अपने स्थान परिवर्तन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही वापस लौटते हैं। और औरंगाबाद के पास जायकवाड़ी डैम के निकट बर्ड सेंचुरी में भी इन प्रवासी पक्षियों को अधिकता से देखा जा सकता है। तो ये है इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसकी तैयारी आप लोग करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे और दिखाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। और अगले काल तक के लिए धन्यवाद।